अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप खैरियत से होंगे। आई एम मिस्टर सुहेल, वी आर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम 6.5 एंड 6.6 को कवर करेंगे। ये जो दोनों एक्सरसाइज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से। स्पेशली जो 6.5 है, जो आपकी प्रीवियस बुक थी उसमें ये 7 चैप्टर की एक्सरसाइज थी 10th क्लास की। अभी इसको शिफ्ट करके 9th में कर दिया गया, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट हर साल जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के रेफरेंस से क्वेश्चन आया करता था। तो इस दफ़ा भी यही चांस हैं कि इसके जो क्वेश्चन है इसके बहुत इंपॉर्टेंट है और आने के काफ़ी चांसेस हैं। और आखिरी हमारा जो पोर्शन है दैट इज़ 6.6, वो है बेयरिंग के बारे में। तो बेयरिंग भी नया कंसेप्ट है आपके सिलेबस के रेफरेंस से, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसके स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं, तो उनसे स्पेशली जो डायग्राम बनाना दैट इज़ डिफ़िकल्ट वर्क। तो आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, बेयरिंग को समझना है और एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ये 3 चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे। सादा लफ्ज़ों में अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन को डिस्कस करें तो वो ये होता है कि एलिवेटर से है एलिवेशन, आपने ये याद रख लेना है। यानी कि अगर आप ज़मीन पे खड़े हैं और कोई इंसान छत के ऊपर है, तो आप उस इंसान को देखते हैं तो आपका ज़मीन के साथ जो एंगल बनेगा, यानी कि आपकी रेफरेंस आए और अर्थ के साथ जो आपका एंगल बनेगा दैट वुड बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। और डिप्रेशन जो है वो, अगर आप छत पे खड़े हैं और आप नीचे किसी इंसान को देखते हैं तो वो जो आपकी आई जो है वो एंगल बनाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे आसान लफ्ज़ों में। अब इसी तरह अगला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ अबाउट बेयरिंग। अब बेयरिंग को हम इस तरह अंडरस्टैंड करते हैं कि आप गूगल मैप्स का यूज़ करते हैं किसी जगह पे पहुंचने के लिए। ये मैं पहले इसलिए थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ कि जब मैं एमसीक्यूज़ बताऊँ तो फिर आपको ये पता होना चाहिए और आपने खुद से आंसर करना है एमसीक्यूज़ के। तो बेयरिंग जो है उसमें 3 चीज़ें, 3 पॉइंट्स हैं। अगर आपने गूगल मैप यूज़ करते हैं G9 में फॉर एग्जांपल आपने जाना है तो आप मैप के ज़रिए चले जाते हैं। लेकिन अगर ये सारा एरिया जो है वो पानी के अंदर हो तो फिर आप क्या करेंगे, फिर तो कोई उसमें यू टर्न नहीं होगा, कोई रोड नहीं होगी, देन व्हाट, आप क्या करेंगे। तो इस वजह से जो बेयरिंग है वो ज़्यादातर सेलर्स और जो बहरी जहाज़ों वाले होते हैं वो यूज़ करते हैं, या एयरक्राफ्ट्स वाले। कैसे कि उसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ 4 जो पोजीशनें हैं उनको डिफ़ाइन कर लेते हैं और नॉर्थ के रेफरेंस से वो अपना जो एंगल है उसको मेजर करते हैं। पहला पॉइंट हो गया कि नॉर्थ के रेफरेंस से वो अपने एंगल को मेजर करते हैं, यानी कि डायरेक्शन, अब कोई बहरी जहाज़ जा रहा है तो वो ये तो नहीं बताएगा कि आगे से यू टर्न लेना है, वो तो अपनी डायरेक्शन के मुताबिक बताएगा, स्केल के मुताबिक, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के मुताबिक कि कौन सी आगे नॉर्थ साइड है, नॉर्थ से मुझे कितना एंगल पे टर्न लेना है, कहाँ मूव करना है। ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आप मैथमेटिक्स की कह सकते हैं इसको। तो एक तो हो गया कि उसको नॉर्थ के रेफरेंस से हम डिफाइन करेंगे। दूसरी चीज़ कि वो क्लॉकवाइज हम मेजर करेंगे। और तीसरा पॉइंट क्या होगा कि वो 3 डिजिट में हम उस एंगल को लिखते हैं। 3 डिजिट में मिसाल कैसे है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास है 60 डिग्री एंगल, तो अब इसको 3 डिजिट में कैसे लिखा जा सकता है, वो फिर आप इसको लिखेंगे 060। तो 060 वो 3 डिजिट में डिफाइन हो गई, यानी कि ये इसको लिखने का तरीका है। आप अगर 60 भी लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन एक जो प्रॉपर शेप है, प्रॉपर जो लिखने का तरीका है दैट इज़ 3 डिजिट। और वो क्या होगा, उसके पहले आप 0 लगा देंगे तो वो 3 डिजिट बन जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें मैंने डिफाइन कर ली हैं। अब इन तीनों के रेफरेंस से हमारे पास पहले MCQs होंगे और फिर MCQ से आगे जो है वो जो शार्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो उनके लॉन्ग यानी कि 6.5 और 6 के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम प्रॉपरली वहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो मूव टू दी MCQs, आपने खुद से आंसर करना है। पहला MCQs है, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट टू एन ऑब्जेक्ट अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी मैंने आपको डिफाइन की है, बड़ी सादा सी डेफिनेशन से आपको डिफाइन किया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है। अब ये है जी, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा या एक्यूट एंगल कहलाएगा। मैं आपके आंसर चेक करना चाहूँगा कि आपको कितनी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हुई है और कितना आपने लेक्चर के ऊपर ध्यान दिया है। जी शाबाश, आपके पास 5 सेकंड्स हैं। ओके, बी एंगल ऑफ एलिवेशन, साइमा। बिलाल एंगल ऑफ डिप्रेशन, नो। ठीक है, तो मेन तो ये 2 हो गए। अब इन 2 में से आपने डिफाइन करना है कि कौन सा होगा। साइमा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन और आपकी आई जो है वो अबव द एक्सिस। ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है तो ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा दैट वुड बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये ऑप्शन बी जो होगा वो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसी को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, नया एमसीक्यूज कैसे बना सकते हैं। बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट टू एन ऑब्जेक्ट बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर सिर्फ वर्ड बिलो कर दिया जाएगा
तो वो फिर ऑप्शन क्या बन जाएगा, वो आपका यही एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा। बिलो की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ देखेंगे तो डिप्रेशन, ऊपर की तरफ देखेंगे तो एलिवेशन या एलिवेटर। तो ये था हमारा पहला एमसीक्यूज डिटेल के साथ, जिससे हमने दूसरा एमसीक्यूज भी जनरेट किया है। अब हम आते हैं अपने दूसरे एमसीक्यूज की तरफ, और दूसरे एमसीक्यूज में इसी की शार्ट फॉर्मेशन है, यानी कि एमसीक्यूज में ऐसा क्वेश्चन आता है जो 1 मिनट के अंदर अंदर हल हो जाना चाहिए। अब क्या है जी, फ्रॉम अ पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम अ बेस ऑफ द टावर, एक पॉइंट है, ठीक है, और 30 मीटर अवे है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 45, यानी कि यहाँ पे जो है वो कोई टावर लगा हुआ है और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 45 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, आपने ये जो चीज़ है ये फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या कहा था कि 1 मिनट के अंदर अंदर ये हल हो जाएगा। मैं आपके आंसर पहले चेक करना चाहूँगा, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिफाइन कर दी, आल्दो हम इनको डिटेल में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में डिफाइन करेंगे। तो आपको पता है कल भी हमने इस पर थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि tan जो होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत लंबा है, आपको पता है कि tan 45 जो होता है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो 1 ये 30 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू h, तो h क्या हो जाएगा, जस्ट 30। तो ये था हमारा सेकेंड MCQs भी आप इसको कह सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत ही क्योंकि एक लाइन का है तो ये MCQs में ज़्यादा जस्टिफाइड है। ये था हमारा सेकेंड MCQs। अब हम आते हैं अपने थर्ड MCQs की तरफ। अ शिप ट्रेवल्स ऑन अ बेरिंग ऑफ N45E नॉर्थ ईस्ट, हम इसको यहाँ पे डिफाइन भी कर लेते हैं। ये हो गई नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है जी, 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट जो है वो बना रहा है, तो वो कह रहा है कि बेस्ट डिस्क्राइब्स इट डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इसी के अंदर ही सारी चीज़ मौजूद है। यहाँ पे वो 45 का जो एंगल है वो बना रहा है, तो इसी को हम डिफाइन करेंगे। प्रॉपर जो आंसर होगा दैट वुड बी नॉर्थ ईस्ट। 45 नॉर्थ से काउंट करेंगे तो नॉर्थ, और आगे ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे हमारे MCQs, जिसमें हमने दोनों पोर्शन को कवर किया है, बेयरिंग को भी, एंगल ऑफ एलिवेशन को भी, उसकी डेफिनेशन को भी। अब हम आते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की पोर्शन की तरफ, और इसमें प्रॉपरली हम जो क्वेश्चंस हैं उनको डिफाइन करेंगे। द हाइट ऑफ अ स्लाइड, अब बेसिक इसमें जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना, कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो डाटा दिया हुआ है वो क्या चीज़ है, वो हाइट दी हुई है, वो लेंथ दी हुई है, या वो क्या चीज़ है। तो अब इसमें क्या है, द हाइट ऑफ अ स्लाइड इन अ चिल्ड्रन पार्क इज 5 मीटर। अब 5 मीटर है, हाइट की बात हो रही है, एक चिल्ड्रन पार्क है, उसमें एक स्लाइड लगी हुई है, उसकी हाइट जो है वो 5 मीटर दी हुई है। अ गर्ल स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्लाइड ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स बॉटम इज 30। एक लड़की जो है वो यहाँ पे खड़ी हुई हैं, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन को ऑब्जर्व कर रही हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका ऑब्जर्व कर रही हैं जी, ऑफ इट्स बॉटम इज 30। इट मीन्स कि वो जो एंगल बन रहा है ना, वो यहाँ पे डिप्रेशन एंगल बन रहा है। और आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड। यही जो चीज़ है, इसको चले हम L से डिनोट कर लेते हैं, ये हमने फाइंड आउट कर लेना है। और टोटल हमारे पास ABC एक ट्राइंगल बन गई, जो कि एक राइट ट्राइंगल है, क्योंकि हाइट है बिल्कुल स्ट्रेट होगी, यहाँ पे 90 आपका एंगल बनेगा। अब मसला जो होता है वो एंगल का आता है ना, मैंने यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मैं 30 बना देता हूँ, ठीक है। तो ये कैसे लिखा, देखें, AB इज पैरेलल टू दी DC, ठीक है। और इसके साथ मैं एक आपका वर्ड लिख रहा हूँ अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है। अल्टरनेटिव एंगल क्या होते हैं कि जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना ही अपोजिट यहाँ पे बनेगा, यानी कि दो लाइंस अगर पैरेलल हैं और कोई लाइन ट्रांसवर्सल उनको आपस में कट कर रही है,
तो इसके फिर जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना ही यहाँ पे बनेगा, जितना यहाँ पे बनेगा उतना यहाँ पे बनेगा। फिर इसमें दो डेफिनेशंस आ जाती हैं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो अंदर की तरफ आ जाएंगे तो इंटीरियर कहलाएंगे, बाहर की तरफ आ जाएंगे अल्टरनेटिव तो एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, दो लाइनें हैं, पैरेलल हैं, तो उनको कोई लाइन अगर कट करती है तो जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना ही यहाँ पे बनेगा। ये अल्टरनेटिव एंगल की डेफिनेशन हमने यूज़ कर दी है। अब हमारी डायग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब हमने फाइंड आउट क्या करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। मज़ीद क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, मज़ीद इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस पे हम साइन यूज़ करेंगे, कॉज यूज़ करेंगे या टेन यूज़ करेंगे। अब देखें ए बी सी ट्राइंगल, ए बी सी इज़ राइट ट्राइंगल। जब ये राइट ट्राइंगल होगी तब आप साइन कॉज और टेन यूज़ कर सकते हैं। और वो राइट ट्राइंगल क्यों है, क्योंकि हाइट बिल्कुल सीधी है और वो 90 का एंगल बना रही है। अब ये दो चीज़ें आपने साइन कॉज और टेन में से कौन सी चीज़ यूज़ करनी है जिसमें ये और ये इन्वॉल्व होना चाहिए। टेन वो तो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, कॉज वो तो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। इट मींस मैं जो यूज़ करूँगा वो होगा साइन 30 इज इक्वल टू 5 डिवाइडिंग बाई एल। तो L इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 5 डिवाइडिंग बाय साइन 30। L इज इक्वल टू 5। अब जो साइन 30 की वैल्यू है आप कैलकुलेटर से भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे 90 तक जो वैल्यूज़ हैं वो आपको मेमोराइज होनी चाहिए। साइन 30 1/2 की इक्वल होता है। आप अगर उसको घबरा रहे हैं या आपको कैलकुलेशन गलत होने का चांस है कि वो 1/2 नीचे फ्रैक्शन में आएगा तो पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, तो उससे बेहतर है कि आप उसको पॉइंट में लिख लें, तो वो 0.5 आ जाएगा। अब आप आसानी से 5 को अगर डिवाइड करेंगे 0.5 से तो द आंसर इज 10। अब यूनिट क्या होगा, जो क्वेश्चन में ये देखें 5 मीटर है तो इट मीन्स जो लेंथ हो जाएगी वो भी मीटर में हो जाएगी। तो ये बड़ी डिटेल के साथ हमने एंगल ऑफ जो एलिवेशन और डिप्रेशन का जो क्वेश्चन था दोनों को हमने सॉल्व किया। जो MCQs था वहाँ पे एलिवेशन वाले को डिस्कस कर लिया था। जो शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन और अल्टरनेटिव एंगल सारी डेफिनेशंस को इस सवाल के अंदर हमने क्लियर कर लिया। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बेयरिंग का क्वेश्चन है। लेकिन जो बेयरिंग का क्वेश्चन है वो क्योंकि शार्ट में भी ये जो है वो डिफाइंड है, शार्ट में भी ये आएगा, इसी तरह लॉन्ग में भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन है जो एंगल ऑफ एलिवेशन से ही अभी रेफरेंस से है, तो पहले मैं उसको सॉल्व कर लेता हूँ ताकि एक दफ़ा आपका वो जो क्वेश्चन है वो पूरा क्लियर हो जाए एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का। फिर हम बेयरिंग वाले को जो है वो क्लियर करें एक ही टॉपिक के अंदर, तो वो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट from a point A on the ground at a distance of 200 meter from the base of a tower। एक तो हो गया बेस ऑफ द टावर, यानी कि लेट से यहाँ पे जो है ना वो टावर की बेस है, और एक पोजीशन है A जो कि 200 जो है ना वो मीटर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेंथ है ना वो है 200 मीटर, और ये पॉइंट जो है वो A है। आगे क्या है जी, ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज अल्फा। अब वो जो टावर है बेस जो है ये है, तो ये टावर की टॉप हो गई, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो अल्फा हो गया, मैंने बना दिया। फ्रॉम अनदर पॉइंट बी 80 मीटर्स नियरर टू द टावर। अब 80 मीटर जो है वो नियरर टू द टावर, यानी कि ये ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है। अब ये 80 मीटर जो है ना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे चला गया। अब ये बी पॉइंट हो गया और उसने 80 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया। अब बी पॉइंट पे वो पहुंच गया, नियरर टू द टावर भी हो गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज बीटा, और यहाँ से जो उसने एंगल बनाया हुआ है दैट इज बीटा। तो ये जो है वो हमने बीटा भी इसको डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट वन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज बीटा इफ tan अल्फा इज इक्वल टू 2/5। ये डाटा गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट आपने एक तो फाइंड आउट करनी है और दूसरा आपने बीटा एंगल फाइंड आउट करनी है, हाइट एंड बीटा एंगल। अब दो तरीके हैं, अल्फा एंगल यहाँ से निकालने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें फिर सॉल्व कर लें, या फिर आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास ये जो ट्राइंगल बन रही है ना कंप्लीट A B C और D, ये तो जाहिर सी बात है हाइट है,
तो इसका मतलब ये है कि ये 90 एंगल होगा, तो ये दो हमारे पास राइट ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक ट्राइंगल ABC बन रही है, एक ट्राइंगल DBD बन रही है। पहले हम बड़ी ट्राइंगल को डिस्कस करते हैं, ट्राइंगल ABC। अब ABC में हमें क्या फाइंड आउट करना है जी, हमें हाइट फाइंड आउट अगर करनी है तो यहां से मजीद आप थोड़ा सा गौर करें और हम क्या चीजें बना सकते हैं। अगर आप D से B तक जो वैल्यू है ना इसको देखेंगे तो ये 120 बनेगी। क्यों? ऑब्जर्वर से लेकर B पॉइंट तक जो पूरी वैल्यू है दैट इज 200। A से लेकर D तक जो फासला था वो 80 मीटर हो गया, तो पीछे कितनी बच गई? 200 में से 80 माइनस करेंगे तो 120 बच जाएगी। और ये टोटल कितनी है? टोटल 200 है। ओके, आई होप आपको डाटा सारा जो है वो क्लियर हो गया। ABC में क्या चीज है जी, tan अल्फा इज इक्वल टू हाइट डिवाइडिंग बाय AB, A से लेकर B तक विच इज 200। उसको 80 या 120 आपने नहीं करना, हम पूरी जो लाइन है, पूरी जो लेंथ है उसको कंसीडर कर रहे हैं। अब tan अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 2/5 इज इक्वल टू h/200। अब 2 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडिंग बाय 5, इस पे हम बहुत ज़्यादा डिबेट कर चुके हैं कि ये मल्टीप्लाई होते हैं तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं या आपस में कैंसिलेशन कैसे होती है। 40 एंड दैट इज 80 मीटर, और ये हमारे पास हाइट आ गई। मैं इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ, दैट इज 80 मीटर। ठीक है, अब 200 क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो मीटर्स के अंदर था तो इसको भी मैंने मीटर्स के अंदर यूज कर दिया। अब आ जाते हैं अपने एंगल पे। एक चीज हमने डिफाइन कर ली है, अब पीछे रह गया मेरा एंगल बीटा। बीटा कैसे फाइंड आउट कर सकता है? अब हम ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं DB एंड C। अब मेरा इस बड़ी ट्राइंगल से कोई काम नहीं है, मुझे एंगल को फाइंड आउट करना है। अब जो एंगल है हमने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी यूज किया था जिसमें tan वैल्यू गिवन थी। अब इसमें अगर मैं tan को यूज करूंगा ना, tan बीटा इज इक्वल टू हाइट डिवाइडिंग बाय D से लेकर B तक मेरी जो है ना वो बातचीत है। मेरा पूरा इस लाइन से अब कोई कंसर्न नहीं है, तो tan बीटा हमने फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पे एक स्टेप आपका सेव कर रहा हूँ, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। अभी ये जो डाटा है ना पूरा ये आपका गिवन है, हाइट भी आपको फाइंड आउट हो गई और D से लेकर B तक ये जो वैल्यू है ये भी फाइंड आउट हो गई। सो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब इसको जो है ना वो बेशक आप कर दें 2/3, मैंने सादा लफ्जों में लिख दिया। सो शिफ्ट tan 2 डिवाइडिंग बाय 3, द आंसर इज 33.69 डिग्री। तो ये आपका बीटा जो है वो एंगल भी निकल आया। तो अब ये दो ही चीज़ें थी जो हमने फाइंड आउट करनी थी, और ये इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि ये हो गया। अब आप इसके रेफरेंस से कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे तो आप वो वाला क्वेश्चन करेंगे जिसमें दो एंगल्स दिए होंगे, वो दो एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन दी हुई हैं, तो वो वाला कोई एक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है ताकि आपको अच्छे तरीके से ये सारा जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 4 मार्क्स का एक आपका पोर्शन हो गया, हाइट आपने निकालनी है, डायग्राम बनानी है, डाटा हो गया, और इसी तरह 4 मार्क्स का जो है वो आपका बीटा एंगल हो गया। तो ये टोटल आपका 8 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो डिफाइंड हो गया। अब हम आते हैं अपने जो बेयरिंग वाला टॉपिक है उस पे, और उसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि बेयरिंग मैंने क्या बताया था, 3 चीज़ें होती हैं। एक कौन सी चीज़ होती है, हम उसको नॉर्थ के रेफरेंस से लेते हैं एंगल को। दूसरा कौन सी चीज़ होती है, हम उसको क्लॉकवाइज डिफाइन करते हैं। और तीसरी कौन सी चीज़ होती है, हम उसको 3 डिजिट्स में लिखते होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये भी जो है ना वो मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है कि इसमें राइट एंगल ट्राइंगल भी डिस्कस हो जाएगी और आपका जो बेयरिंग है वो भी प्रॉपरली डिफाइन हो जाएगा। रयान खड़े हैं जी, रयान ने क्या किया, एक स्नेक्स को डायरेक्टली नॉर्थ ऑफ हिज लोकेशन। अब इसका मतलब ये है कि रयान जो है ना वो यहाँ पे कहीं खड़ा है और उसने एक स्नेक को अपने से नॉर्थ की तरफ देखा है। लेट्स से हम कहते हैं कि यहाँ पे उसने एक स्नेक को देखा है जी, ठीक हो गया। और ये जो पूरी डायरेक्शन है ये नॉर्थ की है, उसकी जो डायरेक्शन है वो ये वाली बनेगी। वो एक जो मुतालिया पाकिस्तान की बुक की डेफिनेशन होती थी कि अगर हम सुबह सूरज के सामने मुंह करके खड़े हो जाएं तो हमारे सामने मशरिक, पीछे मगरिब, दाएं हाथ की तरफ जनूब और बाएं हाथ की तरफ शुमाल होगा। तो वो मैं यहाँ पे लिख भी दिया है, दोबारा से लिख देता हूँ। ये हो गया जी, नॉर्थ पे आ गए। अब हम क्या कर रहे हैं जी, सारेम इज 25 मीटर ईस्ट ऑफ द रयान। सारेम किधर गए जी, उसके 25 मीटर जो है ना वो ईस्ट में चले गए। वो सामने डायग्राम भी आपकी बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि जो सारेम हैं वो यहाँ पे कहीं मौजूद हैं। अब आगे क्या है जी, आगे ये है कि
25 मीटर ईस्ट एंड स्पॉट द सेम स्नेक, और सारेम ने भी वही सेम जो सांप है वो देखा है। इफ द बेयरिंग ऑफ स्नेक फ्रॉम द सारेम इज 122 डिग्री, इसका मतलब ये है कि ये जो सारेम की बेयरिंग है वो 122 डिग्री है, यानी कि ये जो एंगल इधर बन रहा है ये 122 डिग्री हो गया, सारेम का एंगल हो गया इज 122। हाउ फार इज रयान फ्रॉम द स्नेक, रयान जो है वो स्नेक से कितने फासले पे हैं ये हमने फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है, नॉर्थ बिल्कुल सीधा, तो ये तो हो गया 90 एंगल। अब आपने थोड़ा सा गौर करना है, यहाँ पे देखें ये जो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होती है ना, इसकी एक पूरी लाइन के ऊपर 180 एंगल होता है। अब ये बाहर वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया 122। अगर आप गौर करेंगे इसको मैं अगर एक्सटेंड करूँ तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बन गया 180। अब 180 में से अगर आप 122 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मीन्स यहाँ पे बनता है 58 डिग्री एंगल 58। 180 में से बाहर वाला पूरा आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पीछे आपका इंटीरियर एंगल रह जाएगा। अब यहाँ पे भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक है आसान वाला। आसान वाला क्या तरीका है कि अगर आपके पास दो एंगल मौजूद हैं तो आप तीसरा निकाल सकते हैं और फिर आप जिस रेफरेंस से पहले सॉल्व कर रहे हैं सारे क्वेश्चन को सिमिलर पैटर्न पे सॉल्व कर लें। और दूसरा तरीका कौन सा है कि ये राइट ट्राइंगल है, आप डायरेक्टली भी यहाँ पे अगर वैल्यू 10 लगाएंगे तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर ओवर बेस लगा के आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो ये हमारे पास एक जो राइट ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल ABC, उसमें मैं सपोज इसको कह देता हूँ अल्फा, अल्फा बीटा और गैमा एंगल हैं। अल्फा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +90 + 58 इज इक्वल टू 180, यानी कि एक ट्राइंगल है उसकी जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम 180 के इक्वल है। सो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू 180 - 90 एंड -58 मीन्स हम एक्यूरेटली एंगल्स को निकालते हैं। सो द राइट आंसर इज 32। अल्फा जो है वो 32 आ गया, यानी कि ये जो एंगल है ये नॉन हो गया। अब इस रेफरेंस में अगर आप लगाएंगे tan 32 जो कि इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है, तो यहाँ से आप रयान और स्नेक का जो डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं। हम निकालते हैं tan 32, द आंसर इज 0.62 और मल्टीप्लाई 25, द आंसर इज 15.6। ये कितना था tan 32 0.62 मल्टीप्लाई बाय 25, एक चीज़ दूसरी साइड पे डिवाइड हो रही है, इधर आएगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो रयान का आपके पास डिस्टेंस आ गया विच इज़ 15.6। आई होप आपको जो बेयरिंग का क्वेश्चन है वो क्लियर होगा। हम मज़ीद एक क्वेश्चन ऐसे पे जाते हैं जो थोड़ा इसका कॉम्प्लिकेटेड है और वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट भी है और वो इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग किस लिहाज से है कि अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हैं तो फिर आप बाबर आजम को ज़रूर जानते होंगे, तो ये बाबर आजम के रेफरेंस से क्वेश्चन है। आल्दो उनकी फॉर्म जो है ना वो आजकल अच्छी से नहीं जा रही, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, बट ये ज़िंदगी में टफ पैच आता रहता है। ही इज़ अ गुड प्लेयर। सो बाबर आजम की बात हो रही है जी, तो बाबर आजम ने क्या किया है जी, बाबर आजम ने चलना शुरू किया है फ्राम अ पॉइंट P टू पॉइंट Q, ठीक है, चलते रहे एट अ बेयरिंग ऑफ 50 डिग्री। अब इसका मतलब ये है कि बाबर साहब जो हैं वो यहाँ पे कहीं खड़े हुए हैं और देखिए ये नॉर्थ है ना, बाबर आजम के रेफरेंस से ये नॉर्थ हो गया। अब उसने बेयरिंग की है यहाँ से जो है ना वो 50 डिग्री, यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 डिग्री, और वो आगे चले हैं, कहाँ पे चल दिए जी, Q पॉइंट की तरफ वो चल दिए हैं जी, एट अ बेयरिंग ऑफ 50 डिग्री फॉर 3 किलोमीटर्स, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज 3 किलोमीटर। Then he walked from Q to point R at a bearing of 140 डिग्री। फिर उन्होंने वहाँ पे जो है ना वो रुके नहीं हैं, वहाँ से उन्होंने मजीद चलना शुरू किया। अब देखिए Q के रेफरेंस से ना ये नॉर्थ हो गया, मैं डायग्राम को ना बहुत अच्छे से बना रहा हूँ ताकि आपको हर पॉइंट समझ आए। अब यहाँ से 140 डिग्री वो जो है ना वो R की तरफ चले हैं, इस पॉइंट की तरफ चल दिए। अब एक मसला क्या आता है कि 140 एंगल कौन सा होगा। अब 140 एंगल कौन सा होगा, यहाँ से आप दोनों तरीकों से फाइंड आउट, आप यहाँ पे इस जगह पे अगर आप वो D रखेंगे तो वो 140 ऑलमोस्ट तकरीबन जो है ना ये पूरी जो लाइन है ना, इसको मैं एक्सटेंड अगर करूं, ये जो पूरी लाइन है इस पे होगा 180, तो यहां से 40 निकाल दें तो वो तकरीबन इस जगह पे जो है ना वो पॉइंट बनता है। तो यहां से वो R पे चले गए हैं और फाइंड द डिस्टेंस QR, ये जो Q पॉइंट है ना, Q से R तक वो कह रहे हैं कि ये उन्होंने कितना फासला तय किया, ये आपने एक तो फाइंड आउट करना है।
and the distance between the QR, if the distance between P and R is 5 किलोमीटर। वो ये कह रहे हैं कि ये जो P और R के दरमियान फासला है ये 5 किलोमीटर है। ये हमारा पॉइंट बाबर का जिन्होंने स्टार्ट किया था पॉइंट P से 5 किलोमीटर। आल्सो फाइंड द बेयरिंग ऑफ R फ्रॉम P। अब P के रेफरेंस से आपने R की बेयरिंग निकालनी है, P के रेफरेंस से R की बेयरिंग, यानी कि आप जो बेयरिंग निकालेंगे ना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप निकालेंगे। ये हमारे पास अननोन चीज़ है थीटा। इसका मतलब है जो मुझे फाइंड आउट करनी है ना वो जो बेयरिंग मैं पूरा लिख देता हूँ 50 प्लस थीटा, ये चीज़ मुझे निकालनी है। अगर मुझे थीटा की वैल्यू आ जाए तो वो पूरी बेयरिंग हो जाएगी एक चीज़। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ पे। दूसरी चीज़ क्या हमें फाइंड आउट करनी थी, क्यू आर हमें फाइंड आउट करना है, एक्स वो क्या चीज़ है। अब हम थोड़ा सा डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे बन रहा है 50, ये जो बाहर वाला एंगल था ये बन रहा है 140 की बेयरिंग थी। पूरी लाइन के ऊपर कितना होता है 180। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 40 बनेगा। और देखिए अल्टरनेटिव एंगल की डेफिनेशन अगर यूज करें तो यहाँ पे 50 है तो फिर यहाँ पे कितना बनेगा 50 बनेगा। मैं इसको थोड़ा सा साफ लिखता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 50 बन रहा है। अब अगर हम गौर करें तो देखें 50 प्लस 40 इज इक्वल टू होता है 90। अगर यहाँ पे Q पे एंगल, इसका मतलब ये है कि एंगल Q जो है ना वो इक्वल टू 90। अगर एंगल Q 90 है तो मीन्स इम्प्लाइज दैट PQR इज राइट ट्राइंगल। PQR क्या हो गई राइट ट्राइंगल हो गई। अब जब राइट ट्राइंगल हो गई है ना तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज 5, यानी कि PR हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारे पास बेस हो गई और ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। पहली चीज हमें क्या निकालनी थी, हमें x निकाल लेते हैं। कैसे, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो यहां से PR है हमारे पास 5, QR जो है वो x का स्क्वायर है और ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 4। तो ये तो वैल्यू हमारे पास आ गई 4, जो Q से लेकर R तक उन्होंने डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज 4। अब आते हैं दूसरे पे कि उनका जो एंगल थीटा है वो थीटा हमें चाहिए, क्योंकि बेयरिंग के लिए मुझे थीटा ये वाली जो वैल्यू है ना ये चाहिए थी। अब वही काज और टेन वाला जो कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें अब एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है। वो क्या चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर कौन सी चीज़ है, बेस कौन सी चीज़ है और हाइपोटेन्यूज कौन सी चीज़ है। अब यहाँ पे देखें, अगर थीटा मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लगा रहा हूँ कौन से पॉइंट की, कॉज थीटा की। कॉज थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये वाली जो है ना ये हमारे पास बेस है और ये मैंने आपको बताया कि हाइपोटेन्यूज है। तो थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 3/5। सो थीटा इज इक्वल टू, यानी कि शिफ्ट कॉज 3 डिवाइडिंग बाय 5। द आंसर इज 53.1 डिग्री। अब हमने जो बेयरिंग निकालनी थी ना P से R तक, तो 50 प्लस थीटा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, बेयरिंग हो जाएगी 50 प्लस 53.1 डिग्री, विच इज 103.1 डिग्री हमारी क्या हो गई है, बेयरिंग हो गई। तो ये था हमारा डिटेल्ड लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें हमने बड़ी डिटेल के साथ चीज़ों को डिफाइन किया है, सारे एंगल ऑफ एलिवेशंस, डिप्रेशंस एंड बेयरिंग को। और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से ये जो दोनों एक्सरसाइज हैं दे आर मोर इंपॉर्टेंट, आपने ज़रूर इनको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर 6 है ये सम अप हो जाता है। इसके जो 3 पेपर हैं, एक तो आपने ये ज़रूर सॉल्व करने हैं, सेकेंड जो थोड़ी थोड़ी असाइनमेंट्स हैं वो आपने सॉल्व करनी है, और जो बुक के MCQs हैं अगर आप वो कर लेते हैं तो फिर ये जो चैप्टर होगा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनल एग्जाम के हवाले से ये आपका 100% क्लियर हो जाएगा। आई होप आप सारा ये जो काम है वो ज़रूर करेंगे, असाइनमेंट्स को सॉल्व करेंगे, लेक्चर्स को सुनेंगे, देखेंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
So this is all from my side. See you in the next class with the next topic and next chapter, that is chapter number 7. Till then, Allah Hafiz.